गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम वाले में। दोस्तों, 5 प्लस जीके सीरीज का श्रृंखला मैं आप लोगों के बीच आज क्लास 9th लेकर के आया हूं। मैं महेश आप लोगों के बीच। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित और एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र थी? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र थी? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, उस पर क्या है कि तीन मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर क्या है? तीन सिंह, तीन मुख वाला है और तीन सिंह है। ठीक है, सिंह। उसके बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है और दाहिने ओर क्या है? हाथी और एक बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया। इसे कौन सा शिव रूप माना गया है? पशुपति शिव। इनको बोला जाता था पशुपति शिव, पशुपति शिव का रूप माना जाता था। ठीक है, और मार्शल के द्वारा इन्हें क्या क्या कहा जाता था? आदि शिव। मार्शल जो था उनके अनुसार इनको आदि शिव भी बोला जाता है। तो पहला प्रश्न का आंसर है ए पशुपति। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी तिल, ऑप्शन डी गेहूं। तो मैं इसका आंसर आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी, इसका ऑप्शन बी चावल। क्योंकि वैदिक साहित्य में जो ब्रीही शब्द का अर्थ क्या था? चावल। ब्रीही और तंदूल, ब्रीही और तंदूल दोनों का संबंध किससे था? चावल से। और गेहूं से किसका संबंध था? गोधूम, गोधूम शब्द का संबंध था गेहूं से। तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ है चावल और तंदूल शब्द का भी अर्थ क्या होता है? चावल, जबकि गेहूं का गोधूम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारत में रुपयों का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी औरंगजेब। फिर से एक बार प्रश्न सुनिएगा। भारत में रुपयों का जो सिक्का था उसका प्रारंभ कौन किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी शेरशाह सूरी, डी औरंगजेब। तो ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, आप लोग को पता ही होगा कि मुद्रा टंकन के इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है? शेरशाह सूरी का। ठीक है, इन्होंने चांदी का रुपयों का प्रचलन सबसे पहले चलाया था, चांदी के रुपयों का। ठीक है, इसके बाद में इन्हीं के आधार पे अकबर क्या किया था? मुद्रा प्रणाली का विकास किया था। ठीक है, मुद्रा प्रणाली का विकास किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी एलन बरो, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी रिपन। ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी एलन बरो, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी रिपन। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है क्या है? एलन बरो। एलन बरो क्या था? ब्रिटिश गवर्नर था। क्या था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ब्रिटिश गवर्नर जनरल था एलन बरो। इनका कार्य जो कार्यकाल था 1842 से 44। तो इसी बीच में क्या हुआ था? दास प्रथा उन्मूलन का संबंध था, उसी टाइम में मतलब लगा था 1842 से 44 में। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 9 माह, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 9 माह, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह।
तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बताते हैं। इसका आंसर है 6 माह। क्या है? ऑप्शन डी। इसका आंसर है, एक सेकेंड, ऑप्शन डी 6 माह। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 85 का या 1 बोल सकते हैं के तहत संसद का जो सत्र का आह्वान जो है उसका अवधि क्या है? 2 सत्रों के बीच, 2 सत्र, एक सत्र यहाँ एक सत्र यहाँ, 2 सत्रों के बीच 6 माह का होगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि कितना होता है? 3 होता है। सत्र कितना होता है? 1 2 3। तो ये दोनों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 3 सत्र का नाम क्या है? पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीत सत्र। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका ऑप्शन है डी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि अभी हाल ही में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, और बिहार एसएससी में भी पूछा गया है, और रेलवे का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इसका आंसर है 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 6 वर्ष का। अनुच्छेद 83 क के तहत राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन। और आप लोग को पता है कि अस्थाई सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसके 1/3 1/3 जो मेंबर होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना दिन हो गया? 6 वर्ष का हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 5। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघ की न्यायपालिका, जिसको संघीय न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, जबकि संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद कितना है? 124 से 147 तक है। ठीक है, तो आप लोग जान गए इस प्रश्न का आंसर है भाग 5। ठीक है, भाग 5 अध्याय 4 में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 124 से 147 तक में इसका वर्णन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि बल बटा त्वरण इक्वल टू क्या होता है? इसको ऐसे बोल सकते हैं, बल बाई त्वरण इक्वल टू क्या होता है? तो पहला ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, और ऑप्शन डी है दाब। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। बल इंटू त्वरण क्या होता है? तो चलिए एक छोटा सा ये है, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। न्यूटन का तो नाम आप लोग सुने ही है, न्यूटन। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके अनुसार क्या कहता है कि बल क्या होता है? बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो अब मैं जगह थोड़ा कम है इसलिए अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि बल इक्वल टू त्वरण बराबर क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 9। दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है, आप लोग जानते भी हैं इस प्रश्न को कि न्यूनतम दूरी कितना होता है अस्पष्ट दृष्टि की? ये होता है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिस मनुष्य का स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर है उसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। और जिस मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर से कम है उसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। सोनार मुख उपयोग किया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सोनार SONAR सोनार मुख्य उपयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, दूसरा इंजीनियर द्वारा, तीसरा अंतरिक्ष यात्री द्वारा, चौथा समुद्र यात्री द्वारा। तो चलिए बताते हैं आप लोग को सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। S फॉर साउंड, ठीक है, ऑफ, O फॉर ऑफ, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड और R फॉर रेजिंग। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त रूप होता है सोनार। यह क्या है? एक संवेदन प्रणाली है जिसके माध्यम से क्या होता है? पानी के अंदर जो विद्यमान होता है ध्वनि का तरंग उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो पता लगाया जाता है किस लिए? कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए। ठीक है, तो पनडुब्बी पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। और क्या है कि समुद्र तल का मानचित्र बनाने में भी इसका शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समुद्र यात्री द्वारा। सोनार मुख्य उपयोग किया जाता है समुद्र यात्री द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिए बता रहे हैं कि विंडोज क्या है। विंडोज क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग, OPERATING, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक है, विंडोज को क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है सॉफ्टवेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी उपयुक्त सभी का भार समान है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी उपयुक्त सभी का भार समान है। तो इस प्रश्न का आंसर है क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या है ना कि परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन के भार, जो प्रोटॉन होता है उसके भाग का 1836वां भाग होता है। ठीक है, इसलिए सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। धावन सोडा के एक कणों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग, एक कणों होगा। ठीक है, धावन सोडा के एक कणों में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 15। धावन सोडा जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं उसके एक कणों में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 12। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 10। धावन सोडा के एक कणों में पानी के 10 अणु मौजूद होते हैं। धावन सोडा को आप लोग की बताएं कि वॉशिंग सोडा नाम है, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, का हाइड्रोट लवण होता है धावन सोडा। चलिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है जान लेते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O।
ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? ऑप्शन ए रेडॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी नियोन। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? ऑप्शन ए रेडॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी नियोन। तो चलिए इसका आंसर क्या है बताते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है ना कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और ऐसे क्या होता है ना कि सभी गैस आदर्श गैस है, आइडियल गैस कहलाता है। लेकिन क्या है ना कि आदर्श गैस का एक समीकरण है PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू NRT एक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे P फॉर प्रेशर इक्वल टू दाब। ठीक है, और V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू आयतन। ठीक है, इन को गैस बोला जाता है। ठीक है, जबकि R को बोला जाता है आदर्श गैस। ठीक है, जो नियतांक होता है, और T मतलब टेम्परेचर, जिसको ताप बोलते हैं। ठीक है, ताप बोलते हैं। ठीक है, तो अब लोग को पता चल गया कि आदर्श गैस कौन सी नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी रेटिना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग का मेंटल एबिलिटी टेस्ट इससे हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो आप लोग तो पढ़े हैं इसको, बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, तो उसमें तो बचपन में सभी लोग पढ़े होंगे, इस प्रश्न को जानते हैं बहुत अच्छे से। और ये प्रश्न फेवरेट भी है रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए इसका देखते हैं दोस्तों। क्या है ना कि कॉर्निया, आइरिस और रेटिना ये क्या है? मानव नेत्र का भाग है। ठीक है, क्या है? मानव नेत्र का भाग है। जबकि फीमर, फीमर मानव नेत्र का भाग नहीं है, क्योंकि फीमर क्या है? जांघ का हड्डी, जिसको सबसे बड़ा हड्डी बोला जाता है, जांघ का हड्डी को बोला जाता है फीमर। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए फीमर, ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कहता है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रश्न संख्या 16, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। ठीक है, जो प्रोटीन क्या है? इसका भोजन के पाचन में सहायक है, भोजन के पाचन में सहायक है। प से प्रोटीन और प से पाचन। ठीक है, तो याद रखिएगा एंजाइम का क्या काम है? मूल रूप से पाचन। ठीक है, पाचन में सहायता होता है। ठीक है, और प्रोटीन होता है एंजाइम का मतलब। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी नेवला, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी गीदड़। दोस्तों गांव में कहावत है, उससे तो आप लोग ये जानते ही हैं कि बंदर और नेवला का लड़ाई होता है, और अक्सर सुनने को भी मिलता है कि नेवला सांप को देखना नहीं चाहता है, उस सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसको काट के फेंक देता है सांप को। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नेवला। प्रश्न फिर से पढ़ देना है कि कौन सी प्राणी सांपों से लड़ता है? तो बंदर नहीं लड़ता है, बाघ नहीं लड़ता है, गीदड़ नहीं लड़ता क्या है? नेवला। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी छिपकली। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी छिपकली। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आप लोग को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केचुआ। क्यों? क्योंकि केचुआ जो है वो क्या है? एक अकशेरुक जीव है। ठीक है, अकशेरुकी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अकशेरुकी, अकशेरुकी। ठीक है, जीव कौन सा है? केचुआ। जबकि मेढक, मछली और छिपकली क्या है? जीव कशेरुकी है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का आंसर जान गए कि कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, तो यह है केंचुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है? ऑप्शन ए लेनदार, ऑप्शन बी देनदार, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी नागरिक। मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है? ऑप्शन ए लेनदार, ऑप्शन बी देनदार, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी नागरिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी देनदार। क्योंकि जब वस्तु का मूल्य बढ़ रहा हो, ठीक है, और मुद्रा का मूल्य घट रहा हो, ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है? मुद्रास्फीति, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो ऋणी होता है, ऋणी ऋणी मतलब जो कर्ज आपसे लिया वो आपको पैसा देगा, ठीक है। तो ऋणी क्या है कि देनदार, वो लाभान्वित होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति जब होता है तो वो क्या होता है? लाभान्वित होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। ऑप्शन ए त्वरित वृद्धि, ऑप्शन बी संचार क्रांति, ऑप्शन सी सभी को शिक्षा, ऑप्शन डी न्याय के साथ संसाधनों का वितरण। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताते हैं आपको। ऑप्शन डी न्याय के साथ संसाधनों का वितरण। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? न्याय के साथ संसाधनों का वितरण। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए पालनी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी अरावली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पालनी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि ये प्रश्न काफ़ी आसान है और आप लोग को पता भी है। तो बोडो भाषा बोली जाती है कहाँ? असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, मैनग्रोव किसे कहा जाता है? आम के पेड़ों का उद्यान, मानव निर्मित वन, सी लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन, ऑप्शन डी एक प्रकार का पशु। मैनग्रोव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आम के पेड़ों का उद्यान, ऑप्शन बी मानव निर्मित वन, ऑप्शन सी लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन, ऑप्शन डी एक प्रकार का पशु। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन, ऑप्शन सी। मैनग्रोव इसे ही कहा जाता है। बहुत लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैनग्रोव का बहुत लोग लगा देंगे आम के पेड़ों का उद्यान, क्योंकि मैनग्रोव और मैंगो से थोड़ा सा संबंधित है, लेकिन ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया जाता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि मैनग्रोव लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ताप्ती नहीं गिरती है, ठीक है। बाद बाकी कृष्णा, गोदावरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, अभ्युदय समाचार पत्र अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए संपूर्णानंद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित था? ठीक है, तो ये संबंधित था किससे? ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस नहीं मनाया जाता है? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद से शहीद दिवस नहीं मनाया जाता है भारत में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, कारागम कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, आप लोग को पता ही है कि वेरियस एग्जाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आता ही है, लोक नृत्य से प्रश्न आते ही आते हैं, नदी पहाड़ पठार सबसे प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। उस दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कारागम कहाँ का लोक नृत्य है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। आप लोग क्या करिएगा कि जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट हैं और उसके लोक नृत्य हैं, ठीक है, उसको आप लोग नोट बना करके याद जरूर कर ले, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न आते ही आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। लाल पांडा बाघ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं कि लाल पांडा बाघ जो है वो ऑप्शन सी सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड में निम्न में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोच्चि। तो चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? तो ये है चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई कहाँ पे पड़ता है? तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई शहर है, ठीक है, जिसका पुराना नाम मद्रास बोला जाता है। चेन्नई को नहीं, सॉरी, मद्रास नहीं, चेन्नई, चेन्नई ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? ऑप्शन ए लाल चक्र, ऑप्शन बी लाल क्रॉस, ऑप्शन सी हरी पत्ती, ऑप्शन डी फूजी पर्वत। तो जापान के झंडा में क्या होता है? लाल चक्र होता है। एक सेकेंड, क्या होता है? लाल चक्र होता है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग का आज का प्रश्न का श्रृंखला खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप लोग वन लाइनर जीके का सीरीज चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ किसी एक टॉपिक पे, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, किसी एक टॉपिक पे पूरा का पूरा श्रृंखला, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं आप लोग के बीच लेकर आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।